क्या एक अकेला इंसान वाकई किसी पूरे देश का भाग्य बदल सकता है? आज हम महात्मा गांधी की कहानी पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए, जब हम इटली की बात करते हैं तो गैरीबाल्डी का नाम आता है। अमेरिका की आजादी की बात हो तो जॉर्ज वॉशिंगटन का। और भारत के लिए वो चेहरा है महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। मतलब ये तुलना ही अपने आप में बताती है कि उनका कद कितना बड़ा था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1915 से। एक वकील मोहनदास करमचंद गांधी करीब 2 दशक यानी 20 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताकर भारत वापस लौटते हैं। लेकिन ये कोई मामूली घर वापसी नहीं थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें एक वकील से महात्मा बनने की राह पर डाल दिया था। अब देखिए, गांधी जी जिस भारत में लौटे थे ना, वो उस भारत से बिल्कुल अलग था जिसे वो छोड़कर गए थे। 1915 का भारत राजनीतिक तौर पर कहीं ज्यादा सक्रिय था। कांग्रेस अब सिर्फ कुछ अमीर लोगों का ग्रुप नहीं रही थी, उसकी शाखाएं बड़े बड़े शहरों में खुल चुकी थीं और स्वदेशी आंदोलन की वजह से राष्ट्रवाद की भावना मध्य वर्ग तक पहुंच गई थी। हाँ, एक बात थी, कमान अभी भी पढ़े लिखे अमीर तबके के हाथों में ही थी। और आते ही गांधी जी ने एक तरह से धमाका कर दिया। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था। वहां देश भर के अमीर और पढ़े लिखे लोग, राजे महाराजे इकट्ठे थे और उनके बीच गांधी जी ने साफ साफ कह दिया, भारत की मुक्ति इन कीमती गहनों से नहीं होगी, बल्कि देश के करोड़ों किसानों से होगी। ये एक सीधा सीधा ऐलान था कि अब राष्ट्रवाद सिर्फ कुछ अमीर लोगों की बपौती नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की लड़ाई बनेगा। और हाँ, गांधी जी सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने जो कहा उसे करके भी दिखाया। उन्होंने शुरुआत की छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों से, और इन्हीं संघर्षों से उनके वो तरीके निकले जिन्होंने लोगों को उनसे जोड़ना शुरू कर दिया। उनका सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह, सच और अहिंसा की ताकत के साथ लड़ना। ये कोई कमजोरों का तरीका नहीं था, बल्कि अन्याय के सामने मजबूती से खड़े होने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। ये तकनीक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में तैयार की थी और भारत में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा जैसी जगहों पर इसका कामयाब इस्तेमाल किया। और एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। आम लोगों के बीच, खासकर गांवों में, गांधी जी की छवि एक चमत्कारी पुरुष की बनने लगी। उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं कि उनमें कोई दैवीय शक्ति है, जो उनके साथ है उसका भला होता है और जो उनके खिलाफ जाता है उसका बुरा। लोग उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं समझ रहे थे। तो देखिए, 1922 आते आते गांधी जी ने वो कर दिखाया था जिसका वादा उन्होंने बनारस में किया था। राष्ट्रवाद अब सूट बूट वाले नेताओं के भाषणों से निकलकर हजारों किसानों, मजदूरों और कारीगरों की हकीकत बन चुका था। वो उन्हीं की तरह एक मामूली सी धोती पहनते थे, उन्हीं की बोली बोलते थे, और शायद इसीलिए वो उनके लिए सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि उनके अपने महात्मा बन गए थे। छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों में कामयाबी के बाद अब वक्त था एक बड़े कदम का। गांधी जी का अगला लक्ष्य था पूरे देश को एक साथ लाना और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देना। और इस बड़ी लड़ाई का प्रतीक बना नमक। सोचिए, नमक, एक ऐसी चीज जो अमीर गरीब हर भारतीय की जरूरत थी, और अंग्रेजों ने उसी पर टैक्स लगा रखा था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से निकले दांडी तक की पैदल यात्रा पर, और 6 अप्रैल को समंदर किनारे बस एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। और इस एक मुट्ठी नमक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिका के मशहूर टाइम मैगजीन, जो पहले गांधी जी के दुबले पतले शरीर का मजाक उड़ाती थी, अब उन्हें संत और स्टेट्समैन यानी एक बड़ा राजनेता बता रही थी। मैगजीन ने लिखा कि इस 1 मार्च ने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक बेचैन कर दिया है। आंदोलन का असर इतना जबरदस्त था कि गांधी जी के साथ साथ लगभग 60,000, जी हां 60,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अंग्रेजों की जेलें भी छोटी पड़ गईं, क्योंकि उनके सामने अब पूरा देश खड़ा था। लेकिन आजादी की ये लड़ाई इतनी सीधी भी नहीं थी। आंदोलन के अंदर भी भारत के भविष्य को लेकर बहुत गहरे मतभेद थे, और ये मतभेद लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में खुलकर सबके सामने आ गए। इनमें सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी मतभेद था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच दलितों के अधिकारों के सवाल पर।
डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को अपने हक के लिए अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपने नेता खुद चुन सकें। वहीं गांधी जी को लगता था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, ये भारत के भविष्य की आत्मा को लेकर दो महान विचारकों का टकराव था। और अब हम पहुंचते हैं इस संघर्ष के आखिरी और सबसे उथल-पुथल भरे दौर में। एक ऐसा दौर जिसमें आजादी की जीत भी थी और बंटवारे की भयानक त्रासदी भी। और इसी दौर में गांधी जी ने अपना अंतिम बलिदान दिया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये ब्रिटिश राज पर आखिरी और सबसे जोरदार प्रहार था। इसके 5 साल बाद 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन देश के 2 टुकड़े होने की भारी कीमत पर। 15 अगस्त का दिन, एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ चारों ओर हिंसा और नफरत की आग। और इसी आग ने कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को भी हमसे छीन लिया। उनकी शहादत के बाद टाइम मैगजीन ने लिखा कि दुनिया ने एक ऐसी आवाज खो दी है जिसे वो कभी भूला नहीं पाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने लिंकन को सुना था। और ये तुलना बहुत गहरी है। दोनों को ही इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक बटे हुए देश को एक करना चाहते थे। लिंकन ने नस्लीय बराबरी के लिए जान दी तो गांधी ने मजहबी एकता के लिए। गांधी जी का पूरा जीवन एक सपने के लिए था, एक आजाद, एक एकजुट और एक धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना। आज सवाल यह है कि उस संघर्ष की विरासत का क्या हुआ? हम सब उनके उस सपने को आज कितना जी पा रहे हैं?